नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह। हम लोग एक दूसरे से परिचित तो है ही ऑनलाइन माध्यम से। हर बार की तरह इस बार भी थोड़ा लेट हो गया आपके बीच में आने के लिए, इसके लिए सॉरी। बिना समय को ज़ाया किए आपके बीच में मैं आया हूँ आज लेके एक बड़ा ही महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय विषय वस्तु है, जो कि एबेल डर्कहाइम के द्वारा दी गई आत्महत्या के बारे में। आप किसी भी लेवल के सोशोलॉजी को स्टडी करते हो, आपको डर्कहाइम के बारे में जानना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। और डर्कहाइम के द्वारा दिए हुए बहुत ही चर्चित सिद्धांत जो आत्महत्या के संबंध में उन्होंने कही, आज मैं उसी के संबंध में आपसे बात करूंगा। ठीक है, आइए दोस्तों, जैसा कि आगे बढ़ने से पहले, आत्महत्या के बारे में चर्चा करने से पहले थोड़ा सा डर्कहाइम के बारे में हम लोग को जानना चाहिए। जाहिर सी बात है, डर्कहाइम किसी परिचय के मोहताज तो नहीं, लेकिन फिर भी ये हम समाजशास्त्रियों के वालों के लिए फ़र्ज होता है कि जब बार बार हम किसी को बार बार दोहराते हैं तो एक परत हमारे मस्तिष्क में बैठ जाती है, क्योंकि एक लर्निंग प्रोसेस, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो डर्कहाइम, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये विश्व के पहले एकेडमिक प्रोफेसर के रूप में माने जाते, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले बॉर्डियक्स यूनिवर्सिटी फ्रांस में समाजशास्त्र के अकादमिक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। आप ये भी जानते होंगे, या हम लोग ये भी जानते हैं कि फादर ऑफ सोशोलॉजी के रूप में अगस्टिन को हम लोग जानते हैं, लेकिन फादर ऑफ ऑब्जेक्टिव सोशोलॉजी के रूप में हम लोग डर्कहाइम को ही जानते हैं। यानी डर्कहाइम फादर ऑफ ऑब्जेक्टिव सोशोलॉजी, यानी वस्तुनिष्ठ समाजशास्त्र के पिता के रूप में भी जाने जाते हैं। अब यहाँ प्रश्न एक उठता है कि वस्तुनिष्ठ या वस्तुनिष्ठता से क्या मतलब, ऑब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिव से क्या मतलब होता है। दरअसल ये दोस्तों एक ज्ञान प्राप्त करने के, अध्ययन करने के ये दो दृष्टिकोण होते हैं। एक को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव, एक को कहा जाता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ, सब्जेक्टिव यानी व्यक्तिनिष्ठ। ऑब्जेक्टिव का मतलब किसी भी घटना को जो देखने परखने का एक दृष्टिकोण होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जब किसी भी घटना को यथार्थ स्थिति में ही देखना, बिना किसी पूर्वाग्रह, बिना अपनी विचारधारा, बिना अपनी राय दिए, जिस भी घटना का हम अध्ययन कर रहे हैं, वो घटना जिस भी ढंग की है वो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। तो ऐसे अध्ययन के दृष्टिकोण को हम वस्तुनिष्ठ कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, यानी ये अध्ययन, इस तरह के दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ अध्ययन कहलाते हैं। लेकिन अगर हम सब्जेक्टिव दृष्टिकोण की बात करें, यानी व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण, यानी सब्जेक्टिविटी यानी व्यक्तिनिष्ठता वाली बात अगर करें तो ऐसा दृष्टिकोण जिसमें कि अध्ययन करने वाले की अपनी राय महत्वपूर्ण हो जाती, अपना दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हो जाता है। उसमें वैज्ञानिकता हो या ना हो उससे मतलब नहीं, लेकिन अध्ययन करता की अपनी विचारधारा उसमें शामिल रहती। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हमको सुंदर लगती, अब हमें कोई सुंदर लगती, इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोगों को अच्छी लगती या सुंदर लगती। ये हमारी राय है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। जरूरी नहीं कि वो विज्ञान की कसौटी पे या यथार्थता की कसौटी पे खड़ी उतरती हो। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसी दृष्टिकोण को व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण या सब्जेक्टिव कहते हैं। सब्जेक्टिविटी भी कर सकते हैं आप, व्यक्तिनिष्ठता की बात अगर हम करें तो खैर, तो ये तो आपको बड़ा क्लियरिटी रहनी चाहिए आपके दिमाग में कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है। तभी तो ऑब्जेक्टिव सोशोलॉजी कहेंगे आप, तभी तो उसका मतलब आप समझ पाएंगे। तो खैर, रही बात ये, थोड़ा सा आगे आत्महत्या के बारे में चर्चा करने से पहले जो एबेल डर्कहाइम का बड़ा महत्वपूर्ण अवधारणा है, तो थोड़ा सा आपको मैं एबेल डर्कहाइम के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात थोड़ी आपको जाननी चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी टॉपिक को आप स्टडी करते हैं, किसी भी टॉपिक का स्टडी करते हैं,
तो थोड़ा उसके बैकग्राउंड को भी जानना चाहिए, तब आप विषय वस्तु को ज़्यादा गहराई से आप समझ पाएंगे। तो खैर आगे बढ़ने से पहले जैसे कि आप ये ध्यान रखिए, आपको समझना चाहिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट हैं खासकर उनको ज़रूर कुछ बातें हैं। जैसे कि सोशियोलॉजी हम लोग जानते हैं कि अगस्त कौन ने इस शब्द की रचना की, एक विषय वस्तु के रूप में फिर पढ़ाई शुरू हुई। लेकिन जो सोशियोलॉजी की जो स्पेलिंग होती है SOCIOLOGY सोशियोलॉजी, लेकिन ये जो फ्रेंच जो है सबसे पहले जो सोशियोलॉजी वर्ड, ये स्पेलिंग पे आप ध्यान दीजिए कि SOCIOLOGIE, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है। लेकिन ये चूँकि फ्रेंच समाजशास्त्री जो कि बहुत पहले यानी 1700, मैंने लिख भी रखा है इसलिए आपको कि बार बार जब आप देखेंगे तो आपको याद रखना चाहिए कि इस स्पेलिंग को ध्यान दीजिएगा। सोशियोलॉजी अगर रहे तब तो अगस्त कौन माने जाएंगे, लेकिन अगर ये सोशियोलॉजी SOCIOLOGI करके है हो तो इसका मतलब इस चलन का, इस शब्द की रचना अगर पूछा जाए तो इस शब्द की रचना 1780 में चर्चा किया फ्रेंच समाजशास्त्री जो एमेनुअल जोसेफ सीएस, ये नाम जरूर याद रखिए, SOCIOLOGIE, इस लेटर के शब्द की रचना एमेनुअल जोसेफ सीएस ने किया, ये ध्यान रखिए, जो कि 1780 में चर्चा किया था। फिर एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना चाहिए, तो आप ये याद रखिए कि डर्कहाइम 1895 में 1895, मैंने लिख भी रखा, बार बार गौर कीजिएगा, 1895 यानी 1895 में फ्रांस के बॉर्डियक्स यूनिवर्सिटी में सबसे पहले यूरोपीय अकादमी विभाग की स्थापना की। इसलिए समाजशास्त्र के विश्व स्तर के पहले प्रोफेसर के रूप में डर्कहाइम जाने जाते, फादर ऑफ ऑब्जेक्टिव सोशियोलॉजी तो जाने ही जाते, एक चीज़। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रहेगी कि सबसे पहले जो एक अमेरिका में जैसे पढ़ाई शुरू हुई ब्लैकमर की, फ्रैंक विल्सन ब्लैकमर ने किया 1890 में, जो कंसास यूनिवर्सिटी अमेरिका में है, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो कि आपको बेसिक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। आइए साहब हम लोग जरा सा डर्कहाइम के बारे में जो उनका जो योगदान रहा, चूँकि बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट थे, बहुत सारी बातें की, बहुत सारी पुस्तकों की रचना की, कुछ पुस्तकें जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको उनका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। उस पुस्तक में क्या चर्चा किया और उस पुस्तक की पब्लिशिंग ईयर क्या थी, ये तीन चीज़ ज़रूर उस पुस्तक के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे देखिए कुछ पुस्तकें मैंने लिख रखी हैं, जैसे कि पहली पुस्तक उनकी मानी जाती है जो कि डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो कि 1893 में आई था। पब्लिशिंग ईयर जरूर ध्यान रखिए, डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में। ये इस पुस्तक में आप ये जरूर ध्यान रखिए, इस पुस्तक में यांत्रिक एवं सावयवी एकता यानी मैकेनिकल सॉलिडिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडिटी जो हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं उसकी चर्चा की, और एनोमी की बातें भी इसी पुस्तक में इन्होंने पहली बार की। फिर दूसरी पुस्तक इनकी बड़ी फेमस है, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, पब्लिशिंग ईयर है इसका 1895। इसी में उन्होंने सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य की बातें की। फिर तीसरी पुस्तक जो इनकी महत्वपूर्ण है, सुसाइड, जो कि 1897 में 1897 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें इन्होंने आत्महत्या और सामूहिक प्रतिनिधित्व की बातें की। चौथी बड़ी फेमस बुक है इनकी, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो कि 1912 में पब्लिश हुई थी। इसी में इन्होंने टोटमवाद, धर्म के प्रारंभिक स्वरूप आदि की बातें की। तो ये जो कुछ पुस्तकें हैं, ये आप ये पुस्तक का नाम, इनका पब्लिशिंग ईयर और उस पुस्तक में किस सिद्धांत की चर्चा उन्होंने की, क्योंकि बहुत सारे सिद्धांत दिए, बहुत सारी पुस्तकों की रचना की। तो इट्स नॉट वेरी क्लियर कि आपको ये ध्यान रहे कि किस पुस्तक में किस सिद्धांत की चर्चा है बेसिकली, ठीक है। इतनी बात आप याद रखिए। आइए साहब अब बात करें आत्महत्या के बारे में। दरअसल आत्महत्या दोस्तों, दरअसल जीवन को समाप्त करने के, अपने जीवन को समाप्त करने के दो तरीके हैं। हालांकि यहाँ तक सुसाइड की बात है, ये एक लैटिन वर्ड जो सुसाइडियम है उसी से बना है, और उसी से उसका मतलब ही होता है अपने को ख़त्म करना या स्वयं को मारना।
दोस्तों, अपने आप को समाप्त करने के, अपने आप को ख़त्म करने के दो तरीके हैं। एक तो सुसाइड, जो आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या का मतलब ये होता है व्यक्ति के द्वारा चेतनावस्था में सोचा समझा ऐसा कार्य जिसके परिणाम के बारे में पता हो कि उस कार्य का परिणाम के रूप में मेरा अंत होगा, ऐसा ही तो कार्य आत्महत्या कहलाता है। एक तो ये, दूसरे उसकी चर्चा आगे डिटेल्स हम लोग करेंगे। बेसिकली हम लोग का मुद्दा का विषय आज वही है, आत्महत्या ही। दूसरा एक और अपने आप को समाप्त करने का एक तरीका है जिसको बोलते हैं यूथनेसिया। यहाँ मैंने लिख भी रखा, इसको बोलते हैं यूथनेसिया। इसी को मर्सी किलिंग भी कहा जाता है। जो यूथनेसिया वर्ड की रचना हुई वो दो अलग अलग शब्दों को मिला के बना है, कि जो कि ग्रीक वर्ड है, दोनों ग्रीक वर्ड है। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यूथनेसिया वर्ड की जो रचना की ये फ्रांसिस बेकन ने किया था 17वीं शताब्दी में, समझ गए। ये ग्रीक वर्ड जैसे EU प्लस, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना प्लस में, तो आप इसको ऐसे संधि विच्छेद हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे संधि विच्छेद कर दें। EU का मतलब होता है गुड, और थानोटोस यानी उसकी स्पेलिंग होती THANOTOS, उसका मतलब होता है डेथ। ठीक है, यानी दोनों को मिला के हम कर दें गुड डेथ, यानी अच्छी मृत्यु। अब ये मर्सी किलिंग की बातें जो होती ये दरअसल गैरकानूनी है। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो मर्सी किलिंग भी गैरकानूनी है, समस्या भी गैरकानूनी है, और सुसाइड भी गैरकानूनी। लेकिन अगर हम यूथनेसिया की बात करें अगर फिलहाल, तो भारत के विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे ये लीगलाइज है, कानूनी रूप से वैध है। जैसे आप कह लीजिए कि नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, ये सब कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे ये कानूनी रूप से वैध है। और नीदरलैंड विश्व का पहला ऐसा देश माना जाता है जहाँ पे मर्सी किलिंग को लीगली परमिशन है। लीगली अब ये मर्सी किलिंग मैंने दया हत्या, दया मृत्यु या इच्छा मृत्यु, उसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं। दरअसल ये व्यवस्था की गई कि जो टर्मिनल डिजीज जो पेशेंट हैं, जैसे लाइलाज बीमारी के ऐसे लोग जो जिनकी बीमारी मेडिकल बोर्ड के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा ये तय कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया कि अब इनकी बीमारी, ऐसे पेशेंट की बीमारी ठीक नहीं हो सकती और इनको आजीवन जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक इनको कष्ट, दर्द होता रहेगा और इसकी कोई इलाज नहीं है, मतलब लाइलाज बीमारी है। ठीक है, तो इसके लिए ये व्यवस्था की गई कि अगर वो पेशेंट चाहता हो कि नहीं हमको ज़िंदा रहने, जब हमारी बीमारी ठीक ही नहीं होगी और हमको ज़िंदगी भर इसी तरह से कष्ट में तड़पते हुए बिताना है, तो उससे बढ़िया मौत है। इसी को बोलते हैं मर्सी किलिंग या यूथनेसिया। मर्सी किलिंग भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक को कहा जाता है एक्टिव मर्सी किलिंग और दूसरे को कहा जाता है पैसिव, यानी स्वैच्छिक और सक्रिय और निष्क्रिय। आप सक्रिय मर्सी किलिंग बोलते हैं, यानी आप अंग्रेजी में अगर कहना चाहते हैं एक्टिव मर्सी किलिंग, तो इसमें ये क्या होता है कि जब डॉक्टर की सहायता से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु की जाए उस पेशेंट की सहमति के साथ, ठीक है, वो सहमति कैसे, डॉक्टर की सहमति कैसे, जैसे कोई पेन किलर ज़्यादा डोज दे देना, कोई इंजेक्शन इस तरह के दे देना जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो इस तरह की मर्सी किलिंग को एक्टिव मर्सी किलिंग कहा जाता है, यानी सक्रिय इच्छा मृत्यु। और रही बात पैसिव
मर्सी किलिंग यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की बात है। तो इसमें भी ये तो चाहिए, सहमति पेशेंट की चाहिए ही, या पेशेंट अगर इस कंडीशन में नहीं है तो उसका पूरा सिस्टम है कि कौन उसकी सहमति देगा, कौन उसका गारंटर होगा, कौन उसका अंडरटेकिंग भरेगा, ये सब तमाम मेडिकल बोर्ड की जो लीगल प्रोसेस होते हैं वो सब निभाना पड़ता। और इसमें ये क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट इस तरह की लाइलाज बीमारी में जो कि एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे है, तो उस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को हटा दिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। मान लीजिए कोई पेशेंट ऐसा हो जो ऑक्सीजन पे हो, वेंटिलेटर पे हो, उसके वेंटिलेटर हटा दिया जाए, यानी आप तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी उस पेशेंट की। डॉक्टर ने कुछ किया नहीं, कोई इंजेक्ट नहीं किया, लेकिन वो जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे था वो पेशेंट, उसको हटा लिया गया तो पेशेंट की मृत्यु हो गई। तो यानी आप इसको कह सकते हैं कि एक्टिव पैसिव किलिंग या एक्टिव मर्सी किलिंग ऐसी सक्रिय इच्छा मृत्यु जिसमें मृत्यु के लिए कुछ किया जाए। रही बात पैसिव मर्सी किलिंग की, तो इसमें सिंपली ये मान के चलिए कि ऐसी व्यवस्था जिसमें पेशेंट को बचाने के लिए डॉक्टरों के द्वारा कुछ किया ना जाए। एक में है एक्टिव में कि पेशेंट की मृत्यु के लिए कुछ किया जाए, और पैसिव में यानी निष्क्रिय में मैंने पेशेंट को बचाने के लिए डॉक्टरों के द्वारा कुछ प्रयास ना करना। तो एक्टिव पैसिव मर्सी किलिंग का मतलब यही होता। ठीक है, जाहिर सी बात है कि ये हमारे भारत में ये गैर कानूनी है, लेकिन चर्चा हमारे भारत में ज़्यादा चर्चा होने का कारण ये है कि थोड़ा सा आप बैकग्राउंड में जाइए तो आपको समझ में आएगी कि ये दरअसल 1973 की एक घटना घटी। एक मुंबई के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में एक अरुणा रामचंद्र सानवाग नाम की एक महिला नर्स हुआ करती थी, जिसके साथ वहीं के कर्मचारी ने एक सेक्सुअली मिसबिहेव किया, सेक्सुअली हरासमेंट कर सकते हैं आप, और बॉडी फोर्स भी यूज़ किया, और जिसका कारण ये हुआ कि उनके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की लेवल कम हो गई। और अरुणा सानवाग 1973 की घटना है ये, 1973 से लेके 2015 तक वो कोमा में रही, जिंदा रही लेकिन कोमा में रही। इसमें बहुत सारी बातें आई, बहुत सारे लोगों ने चाहा कि उनको मर्सी किलिंग दे दिया जाए, बहुत सारे लोगों ने उसके विरोध में किया कि इससे एक नई परंपरा चल जाएगी, अपराध की एक नई दुनिया खड़ी हो जाएगी। तो खैर आप वो अरुणा रामचंद्र सानवाग का नाम जरूर याद रखिए, जो एक नर्स हुआ करती थी मुंबई में एक प्रतिष्ठित अस्पताल में। उनके साथ 1973 में इस तरह की घटना घटी। तो खैर ये मानिए, ये जानिए आप कि मर्सी किलिंग हमारे यहाँ गैर कानूनी है। और नंबर 2 कि आत्महत्या, इतनी बात मैं समझता हूँ मर्सी किलिंग के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, जिसको इथ्रोसिया भी बोला जाता है। रही बात आत्महत्या के बारे में, आत्महत्या भी गैर कानूनी कार्य है। हमारी जो आईपीसी की धारा 309 है उसके अनुसार आत्महत्या अगर कोई कर लिया, मर गया तो मर ही गया, लेकिन अगर करने के बाद अगर बच गया तब वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, तब उसको वो दंड का भागी बनेगा। और जो आईपीसी की एक धारा और महत्वपूर्ण है इस संबंध में, वो 306 कि अगर किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए ऐसा उकसाना, यानी ऐसा परिस्थिति पैदा कर देना कि वो व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए, तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता। तो इसलिए आप ये मानिए कि आत्महत्या कार्य हमारे यहाँ कहने का मतलब भारत में अवैध है, गैर कानूनी है कार्य। आइए अब बात करें डर्कहाइम ने जो बातें की आत्महत्या के बारे में। दरअसल डर्कहाइम ने ये कहा कि समाजशास्त्र, एक चीज़ और याद रखिए यहाँ पे कि डर्कहाइम का दृष्टिकोण एक सामाजिक दृष्टिकोण रहा,
यानी वो व्यक्ति को महत्व कम देते, समाज को ज़्यादा महत्व देते, और इसलिए उनका दृष्टिकोण सामाजिक रहा। और अगर ये इमानुएल डर्कहाइम ने कहा कि समाजशास्त्र का जो अध्ययन विषय वस्तु रहेगा वो सोशल फैक्ट्स यानी सामाजिक तथ्य रहेगा। यानी सामाजिक तथ्य, समाजशास्त्र वो सामाजिक विज्ञान है जो सामाजिक तथ्यों का ही अध्ययन करता है अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम। फिर सवाल होता है सामाजिक तथ्य का मतलब क्या? तो सामाजिक तथ्य का मतलब उनके अनुसार कि जो भी परंपराएं, नियम, कायदे, कानून हमारे समाज में हैं, जो हमारे जन्म से पूर्व हमारे बुजुर्गों द्वारा बनाए गए, हमारे बाद हमारे वक्त में है, हमारे बाद भी रहेगा, ये सारे के सारे सामाजिक तथ्य। और इन सामाजिक तथ्यों का प्रभाव ये पड़ता कि व्यक्ति उसको अपने जीवन में अंतर्कृत करते जाता, फिर उनका समाजीकरण होते जाता, और ये व्यक्ति विशेष के अस्तित्व से बाहर व्यक्ति के जन्म से पूर्व रहता। व्यक्ति उन सामाजिक तथ्यों, इन सामाजिक परंपराओं, नीति, रीति रिवाज, कानून, धर्म, धार्मिक व्यवस्था के बीच में पैदा लेता और उसी बीच में मर भी जाता, फिर भी लेकिन ये व्यवस्थाएं बनी रहती। और इसलिए ये व्यक्ति विशेष से बाहर रहता। और यानी सामाजिक तथ्यों में आप कह सकते हैं कि बाह्यता का गुण पाया जाता है। 4 प्रकार की आमतौर पर विशेषता पाई जाती है सामाजिक तथ्यों में। एक बाह्यता यानी व्यक्ति विशेष से बाहर रहता, बाध्यता यानी व्यक्ति विशेष पे दबाव डालने की उसमें क्षमता होती, सार्वभौमिकता और ऑब्जेक्टिव, ये 4 विशेषताएं सामाजिक तथ्य की पाई जाती है। और इन सामाजिक तथ्यों को एक वर्ड बड़ा महत्वपूर्ण है, मैंने लिख रखा है, आप ये ध्यान रखिए, ये सू जेनरिस। सामाजिक तथ्य को डर्कहाइम ने सू जेनरिस कहा। सू जेनरिस एक दरअसल एक लैटिन फ्रेज है, और जितने जो भी सामाजिक तथ्य हैं उनको डर्कहाइम ने सू जेनरिस कहा, क्योंकि उन सामाजिक तथ्यों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व रहता है। सू जेनरिस का मतलब ही होता है स्वतंत्र रहना। तो आप सू जेनरिस वर्ड याद रखिए सामाजिक तथ्यों के संबंध में। खैर, डर्कहाइम ने जो ये आत्महत्या का अध्ययन है उनका, वो दरअसल जो ईसाई धर्मावली की जो 2 संप्रदाय हैं महत्वपूर्ण, जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, उनके बीच अध्ययन पे आधारित है। और डर्कहाइम ने कहा भी कि ये आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है जो समाज के लिए महत्वपूर्ण भी है। सामान्य घटना, महत्वपूर्ण मतलब सामान्य घटना, यहाँ समझिए आप, वो एक पैथोलॉजिकल व्याधिकीय घटना नहीं। कोई भी घटनाक्रम व्याधिकीय समाज के लिए तब हो जाता है जब उसके दर ज़्यादा हो जाती है एक सामान्य से। क्योंकि एक सामान्य घटना जब होती किसी भी अपराध के, तो उसके विरुद्ध समाज एक नया नियम बनाता और फिर समाज में ज़्यादा सुदृढ़ता आती। तो डर्कहाइम के अनुसार आत्महत्या एक सामान्य सामाजिक तथ्य है, पैथोलॉजिकल या व्याधिकीय नहीं। और डर्कहाइम ने आत्महत्या की दर की व्याख्या की। आत्महत्या की दर का मतलब ये होता है कि आत्महत्या की दर की व्याख्या या निकालते हैं हम इस तरह से कि किसी भी जनसंख्या में, मान लीजिए किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या में 1 वर्ष में जितनी आत्महत्या हुई, उन हुए आत्महत्या में हम करते क्या कि उस भौगोलिक क्षेत्र के पूरी जनसंख्या से डिवाइड कर देते, यानी भाग देते, और जो भी भागफल होता उसमें हम 10,000 से गुना कर देते, मल्टीप्लाई कर देते, और जो भी फाइनली आएगा तो इसका मतलब ये होगा, आत्महत्या का दर ये माना जाएगा कि प्रति 10,000 पे इतने लोगों ने आत्महत्या किया। तो हम आत्महत्या के दर निकालने के ऐसे तरीके हैं। तो डर्कहाइम ने आत्महत्या की दर क्यों सामाजिक तथ्य कहा, ठीक है। फिर ये एक चीज़ ये है। दूसरी बात आपको ये कि मानना, ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो आत्महत्या की बातें हैं, ये सामाजिक तथ्य की बातें, ये एक सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधान की बातें भी उन्होंने की, कि दरअसल व्यक्ति के बीच में अंतःक्रिया होने के बाद एक सामूहिक चेतना डेवलप होती। जब डेवलप हो जाती, वो व्यक्ति विशेष से बाहर हो जाता। व्यक्ति विशेष उसको बनाया व्यक्ति मिलके ही ने, व्यक्ति विशेष बहुत सारे व्यक्तियों ने मिलके ही कोई सामाजिक तथ्य की रचना की, परंपराएं, धार्मिक रीति रिवाज वगैरह जो भी। लेकिन जब बन गया तो वो किसी व्यक्ति विशेष से बाहर हो गया, ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, और जिसने बनाया उसको भी अपने अधीन ले लिया, उसको भी, उस पर भी दबाव डालने की क्षमता उसमें होती।
तो खैर, तो इस तरह से और व्यक्ति इन्हीं जो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन सामूहिक प्रतिनिधान है उसको आंतरिकृत करते जाता अपने जीवन में, और फिर उनका सामाजिकरण होते जाता, फिर वो जीवन की यात्रा खत्म होती। उसके बाद भी ये सारे सामाजिक तथ्य जो रहते हैं, फिर जो नए बच्चे का जन्म होता है इस पूर्व निर्धारित पूर्व सामाजिक तथ्यों के बीच ही जन्म लेता है। यानी व्यक्ति विशेष उन सामाजिक प्रतिनिधानों को, उन सामाजिक तथ्यों को बदल नहीं सकता, बदलने की क्षमता उसमें नहीं होती। ठीक है, आइए आत्महत्या के बारे में। आत्महत्या के बारे जो अध्ययन उनका है डर्कहाइम का, ये ईसाई धर्म की जो दो संप्रदाय है महत्वपूर्ण, एक प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, इन्हीं दोनों के अध्ययन पर आधारित है। जाहिर सी बात है, हम लोग को इतना पता है कि जो प्रोटेस्टेंट धर्मावली है उनमें ज़्यादा स्वतंत्रता व्यक्तिवादिता की बातें आती या पाई जाती, और फिर उसी अध्ययन के आधार पे इन्होंने अपनी आत्महत्या के बारे में बातें की। और आपको यहाँ पे एक और यू शुड वेरी क्लियर, यहाँ पे बड़ा क्लैरिटी रहनी चाहिए आपके दिमाग में कि डर्कहाइम ने 4 प्रकार के आत्महत्या की बातें की। आमतौर पे मैक्सिमम किताबों में 3 प्रकार की बातें रहेंगी, लेकिन आप ध्यान रखिए कि डर्कहाइम ने 4 प्रकार की आत्महत्या की चर्चा की। वो 4 प्रकार की आत्महत्या कौन सी है, पहले आप ये दीजिए। आप पहला मैंने लिख भी रखा है इसलिए कि पहला ईगोइस्टिक सुसाइड यानी अहमवादी आत्महत्या, दूसरा अल्ट्रुस्टिक सुसाइड यानी परार्थवादी आत्महत्या, तीसरा एरोमिक सुसाइड यानी मूल्यहीनता की या विसंगति की आत्महत्या, और चौथा फैटलिस्टिक सुसाइड यानी भाग्यवादी या अति नियंत्रण जन्य आत्महत्या। रही बात अहमवादी या जिसको बोलते हैं इगोइस्टिक सुसाइड, आमतौर पे ये इस तरह के समाज में पाए जाते हैं जहाँ पे व्यक्ति और समूह के बीच में एकीकरण में शिथिलता पाई जाती, यानी जहाँ पे आप कह सकते हैं कि यांत्रिक एकता समाप्त हो जाती और जैविक एकता अभी प्रभावी ढंग से अस्तित्व में आ नहीं पाया, और इस वक्त में व्यक्ति के अहम को ठेस पहुँचती, ईगो को ठेस पहुँचता, और ख़ासकर ऐसे लोग इस तरह की आत्महत्या करते हैं, इस तरह की आत्महत्या की कैटेगरी में माने जाते हैं, जैसे कि जो कुंवारे हैं और विवाहित भी हैं लेकिन जिनके संतान नहीं है, इस प्रकार के लोग ईगोइस्टिक सुसाइड की कैटेगरी में, जो आत्महत्या करते हैं ईगोइस्टिक सुसाइड की कैटेगरी में आते हैं। रही बात अल्ट्रुस्टिक सुसाइड, ये देखिए परार्थवादी आत्महत्या का मतलब जब ये सोच के किया जाए दूसरों की खुशी के लिए अपने आप का अंत कर लेना। जैसे बॉर्डर पे युद्ध होता है दो दुश्मन देशों के बीच में, तो जो सैनिक होते एक देश के, किसी भी देश के, वो जानते हैं कि युद्ध में जाएंगे तो हम मारे जाएंगे, लेकिन वो इसलिए जाते हैं क्योंकि अगर हम मारे भले जाएं लेकिन हमारे देश वाले सुरक्षित रहेंगे, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। उस देश भावना, उस बलिदान की भावना से युद्ध में जाते। यानी ऐसी इस तरह की जब आत्महत्याएं होती कि दूसरे की खुशी के लिए जब अपने आप को लोग अपने आप का अंत कर ले लोग, तो इस तरह की होने वाली आत्महत्या को परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। और ख़ासकर जब मैंने कह सकते हैं कि एकीकरण के संबंधों में बड़ी प्रगाढ़ता होती जब, तो इस तरह की आत्महत्या सामने आती है। आपको यहाँ पे एक चीज़ और महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि जो अल्ट्रुस्टिक सुसाइड में एक टाइप है हाराकिरी। ठीक है, ये हाराकिरी जापान में एक समुराई जनजाति पाई जाती, वहाँ की है। समुराई जनजाति के योद्धा जो होते वो बहुत ही निडर होते, वो हार को स्वीकार नहीं कर पाते, और अगर वो कहीं हार गए तो फिर वो अपमानित जीवन जीने की नहीं चाहते, तो उसके लिए वो एक अपने ही खुद जो अपने आत्महत्या का मतलब है खुद ही, वो खुद एक जो उनके छोटे से तलवार होता वो अपने नाभि के नीचे अपने ही पेट में खुद उससे गोप लेते। ऐसी प्रथा को हाराकिरी कहा जाता है। मैंने लिख भी रखा, ये जापान के समुराई जनजाति में पाई जाती। हाराकिरी परार्थवादी आत्महत्या के उदाहरण है, आप ये ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे जो प्रथा जापान में पाई जाती थी। खैर,
रही बात एरोमिक सुसाइड यानी मूल्यहीनता की आत्महत्या। मूल्यहीनता की जाहिर सी बात है कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था जब जहाँ पे जैविक एकता पाई जाती और ऐसी व्यवस्था जहाँ पे अचानक व्यक्ति के जीवन में उथल पथल आ जाए जिसके लिए व्यक्ति विशेष तैयार पहले से नहीं था, यानी एक नियम विहीनता की स्थिति आ जाए और व्यक्ति उसके साथ समायोजित नहीं हो। क्योंकि आत्महत्या बेसिकली एक आत्महत्या की जो सामाजिक घटना है कि एक सोशल करंट है जो संवेदनशील व्यक्ति को अपने आप पे बहा ले जाता है और कुछ इस तरह की जो अपेक्षा व्यक्तिवादिता के कारण ऐसी अपेक्षा अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्टेशन हो जाता है जिसकी पूर्ति असंभव प्रतीत होती, तो फिर आदमी उस कंडीशन में अपने आप को ख़त्म कर लेता है या अपना आत्महत्या कर लेता है। ठीक, एरोमिक माने विसंगति, नियम विहीनता, कोई मानक नहीं, कोई नॉर्म्स नहीं, आमतौर पर ऐसे ही मान सकते हैं। चौथा जो ये फैटलिस्टिक सुसाइड यानी भागवादी या अति नियंत्रण जन आत्महत्या, ये आमतौर पे गुलामों में जहाँ पे एक बहुत टाइट रेगुलेशन हो, एक हाई एक्सपेक्टेशन हो, जहाँ पे नियम कायदे कानून इतने कठोर हों कि जिससे प्रभावित होकर अति कठोर नियम होने के कारण व्यक्ति आत्महत्या कर लेता। खासकर ये गुलाम जो स्लेवरी सिस्टम हुआ करता था, गुलाम दास प्रथा जब हुआ करती थी तो उसमें जो दासों के द्वारा की जाती थी वो फैटलिस्टिक सुसाइड के रूप में मानी जाती है। फिर ये उत्पीड़न भी होता कि अति उत्पीड़न भी, अब उत्पीड़न कई प्रकार के होते, आप मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न, बौद्धिक उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, ना जाने कितने प्रकार के उत्पीड़न, यानी उत्पीड़न से भी तंग आके जब कोई व्यक्ति विशेष अपने आप को ख़त्म कर ले, आत्महत्या कर ले, तो इस तरह के आत्महत्या को फैटलिस्टिक सुसाइड के कैटेगरी में हम रखते हैं। हम मतलब डरखाइम ने रखा। ठीक है, तो इस तरह से 4 प्रकार की आत्महत्या की बातें की डरखाइम ने। आप ये याद रखिए, ये बहुत ध्यान रखिए कि आमतौर पे मैक्सिमम किताबों में 3 प्रकार की चर्चा की, लेकिन आमतौर पे 4 लेकिन आप ये याद रखिए कि डरखाइम ने 4 प्रकार की आत्महत्या की चर्चा की। ठीक, ये एक चीज़ डरखाइम के बारे में। एक और ये रखिए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी बातें की लेकिन थोड़ा सा ये कि उनका दृष्टिकोण सामाजिक रहा। उन्होंने तो समाज को सर्वोपरि माना और ईश्वर तक को उन्होंने कहा कि ये ईश्वर की रचना भी सुनने में थोड़ा अटपटा लगता कि ईश्वर की भी रचना मानवों ने की अपने समाज को व्यवस्थित रखने के लिए, यानी ईश्वर भी जो है समाज का एक संदेश है। ईश्वर की जो हम आराधना करते हैं वो और कुछ नहीं, अपने समाज के ही लोग आराधना करते हैं, यानी समाज महत्वपूर्ण है डरखाइम के अनुसार। ठीक है, और समाज कोई व्यक्ति अपने आप को जो हत्या करता वो खुद हत्यारा उन्होंने नहीं माना, क्यों? उन्होंने कहा कि ये समाज का दबाव पड़ता है व्यक्ति विशेष पे, जो संवेदनशील व्यक्ति को अपने साथ बहा ले जाता है, यानी हत्यारा समाज है। समाज के दबाव को बर्दाश्त नहीं करने के कारण कोई व्यक्ति विशेष अपने आप का अंत कर लेता है। ठीक, तो खैर इस संबंध में आत्महत्या के बारे में थोड़ी इतनी सी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं समझता हूँ कि आत्महत्या, मर्सी किलिंग, ये सब बातें आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो फिलहाल आज इतना ही। और आगे बढ़ने से पहले कि अगर हमारे इस प्रयास से थोड़ा सा भी आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हुई हो तो एक सब्सक्राइब तो हमें चाहिए ही, और इसको बाहर अपने दोस्तों से भी करवाइए, इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले किसी और मुद्दे को लेके अगले वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।